नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के हिंदी रूप को बताने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चैप्टर के हिंदी संस्करण को समझाएंगे, हिंदी में चैप्टर को समझाएंगे जो एक पूरा का पूरा नोवेल है। इसमें टोटल 61 चैप्टर हैं और हम एक एक चैप्टर करके इस स्टोरी को पढ़ेंगे। यदि आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो निश्चित ही आपको नोवेल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरी यही इच्छा है कि आप सब लोग बड़े ही ध्यान से इनके बारे में समझें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टॉपिक जो है जिन्हें आप आसानी से समझ सकेंगे और अपने लिए कुछ पॉइंट्स लिख भी सकेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का फर्स्ट चैप्टर है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड के लॉन्गबोर्न गांव में मिस्टर एंड मिसेज बेनेट अपनी 5 विवाह योग्य पुत्रियों सहित रहते थे। वे उस गांव के प्रमुख व्यक्ति थे। बेनेट दंपति के विवाहित जीवन के 23 वर्ष बीत चुके थे। मतलब मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट को शादी किए हुए 23 ईयर्स हो गए थे, किंतु उनके मध्य सहमति और अनुकूलता का अभाव था। दोनों भिन्न प्रकृति वाले व्यक्ति थे। मिस्टर बेनेट और उनकी पत्नी के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, दोनों के अलग अलग स्वभाव थे। मिसेज बेनेट अपने पति को समझ नहीं पाई थी। बेनेट सजीव क्षमताओं वाले, शांतचित्त, अध्ययनशील और आलसी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें व्यंग्यात्मक परिहास, संयंत्र भाषण और सनकीपन का विचित्र मिश्रण था। मिसेज बेनेट में ना तो समझदारी थी और ना ही उनकी रुचि परिष्कृत थी। वे अल्प शिक्षित और अनिश्चित प्रकृति वाली महिला थी। जब कभी कोई बात उनकी इच्छा के विपरीत होती तो उन्हें लगता कि वे बीमार हैं। उन्हें हर समय अपनी पुत्रियों के लिए उपयुक्त वर्ग खोजने का ही सोच रहता था। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट दोनों पति पत्नी हैं, और जिसमें से मिसेस बेनेट कम समझदार हैं, मिस्टर बेनेट थोड़ी ज़्यादा समझदार हैं। तो दोनों की कभी बनती नहीं थी। और मिसेस बेनेट हमेशा उनकी जो पुत्रियां थीं, उन 5 पुत्रियों की शादी के लिए चिंतित रहती थी। बेनेट दंपति की पुत्रियों में सबसे बड़ी जेन थी। सौंदर्य में सब बहनों से श्रेष्ठ थी, किंतु इससे छोटी एलिजाबेथ सुंदर होने के साथ साथ समझदार, हाजिर जवाब और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। उसे बेवकूफ़ी, बेतुकापन और बकवास बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने पिता को सबसे ज़्यादा प्यारी थी। तो सबसे ज़्यादा प्यारी पुत्री कौन सी थी? एलिजाबेथ। ठीक है। मैरी को पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि कैथरीन और लीडिया नवयुवकों, विशेषतः सैनिक अधिकारियों के पीछे दौड़ती फिरती रहती थी। ठीक है, आप सबको इतनी बात समझ में आई होगी। एक दिन मिसेज बेनेट को मालूम हुआ कि उनके पड़ोस में नीदरफील्ड पार्क में उत्तरी इंग्लैंड से एक अत्यंत धनी नवयुवक मिस्टर बिंगले रहने के आया है और वह कुंवारा है। तो वह अत्यंत खुश हो उठी। 5 विवाह योग्य पुत्रियों में की मां के लिए यह सचमुच शुभ समाचार था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि वह धनी युवक उनकी किसी पुत्री को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए चुन सकता था। उन्होंने अपने पति से यह बात कही और उनसे आग्रह किया कि बिंगले के आते ही उससे भेंट करें, किंतु बेनेट ने इस बात में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि उल्टे पत्नी को चिढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि बिंगले से मिलने की उन्हें कोई इच्छा नहीं। माँ बेटी चाहे तो उससे मिल लें, अथवा केवल बेटियां ही उनसे मिलने जा सकती हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। बेनेट ने आगे कहा कि बिंगले को एक पत्र लिखकर यह आश्वासन दे सकते हैं कि यदि वह उनकी किसी पुत्री से विवाह करना पसंद करे तो बेनेट अपनी स्वीकृति दे देंगे। यद्यपि एलिजाबेथ के लिए वे खास तौर पर लिखेंगे। मिसेज बेनेट पति के इस पक्षपात पर भड़क उठी। उनकी राय में एलिजाबेथ जेन से आधी भी सुंदर अथवा लीडिया से आधी भी खुशमिजाज नहीं थी।
लेकिन बेनेट ने कहा कि उन लड़कियों में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके लिए उनकी सिफारिश की जा सके। मतलब मिस्टर बेनेट जो है अपनी एलिजाबेथ पुत्री के लिए ज़्यादा पक्षधर थे, जबकि उसकी माँ जेन और अन्य लड़कियों से ज़्यादा खुश थी। मिसेज बेनेट ने व्यथित होकर कहा कि तुम्हें तो मुझे चिढ़ाने में मज़ा आता है और मेरी स्नायु दुर्बलता का तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है खत्म। यहाँ से शुरुआत होता है चैप्टर नंबर सेकंड। बिल्कुल। थोड़ी सी बेटा समरी सब लोगों को शायद याद रहे, तो समरी में क्या है बता रहा हूँ केवल, जिससे आप सबको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मिरेंडा बेनेट ने अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए यह कह दिया था कि वे बिंगले से मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन जब बिंगले वहां आ गया तब वे सबसे पहले मिलने वालों में से थे। लेकिन उन्होंने किसी से यह नहीं कहा। मिसेस बेनेट बहुत निराश थी, क्योंकि जब तक बेनेट बिंगले से पहले भेंट न कर लें, तब तक उनकी पुत्रियों के उनसे मिलने की कोई आशा नहीं थी। मिसेज बेनेट खींचकर लड़कियों को बिना कारण डांटने फटकारने लगी। उन्हें आशंका हुई कि कोई अन्य माता पिता अपनी पुत्री के संबंध में बिगले से पहले मिल लेगी तो उनकी पुत्रियों के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। उनका स्नायु कष्ट पुनः उभर आया और वे क्रोध में बिफर कर बड़बड़ाने लगी। कुछ क्षणों के पश्चात बेरेंट ने बता दिया कि वे बिंगले से मिल चुके हैं। यह सुनकर माँ बेटियों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे खुशी से फूली उठी। मिसेस बेनेट तुरंत भड़ककर असंगत और बेहूदी बकवास करने लगी। पत्नी के इस व्यवहार से बेनेट अब और खींच के भर उठे और कमरे से बाहर चले गए। माँ और बेटियां सुखद आशाओं अपेक्षाओं में लीन हो गई। माँ ने बिंगले को भोजन का निमंत्रण देने की योजना तुरंत बना ली। तो बिंगले, जैसा कि आप सबको पता है, बिंगले एक नया व्यापारी है, एक धनी व्यक्ति है जो वहां पर रहने के लिए आया हुआ है। और मिसेस बिंगले चाहती हैं, सॉरी मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी पांचों पुत्रियों में से किसी एक पुत्री का विवाह किससे हो जाए? हाँ, उनसे हो जाए, मिस्टर बिंगले से हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की समरी को आ जाते हैं। श्रीमती बेनेट और उनकी पुत्रियां बिंगले के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्साह थीं। बेनेट उनसे मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बेनेट ने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए उन्हें अपनी पड़ोसन लेडी लूकास से जो जानकारियां मिली उसी से संतोष करना पड़ा। लेडी लूकास ने बताया कि बिंगले एकदम नौजवान, बेहद खूबसूरत और बहुत ज्यादा पसंद आने लायक है। यह जानकर मिसेज बेनेट और उनकी पुत्रियां बहुत खुश हुईं। मिसेज बेनेट कामना करने लगी कि उनकी किसी पुत्री का विवाह बिंगले से हो जाए। कुछ दिनों बाद बिंगले बेनेट की मुलाकात के जवाब में उनसे मुलाकात करने आया। बेनेट उससे अपने अध्ययन कक्ष में मिले। बिंगले को निराशा हुई कि वह बेनेट की परम सुंदरी पुत्रियों से नहीं मिल सका, जिसकी सुंदरता के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। बेनेट ने उसे भोजन का निमंत्रण दिया, किंतु उसने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसे तुरंत लंदन जाना है। सुना गया है कि वह शीघ्र ही मेरिटन में होने वाले बाल डांस के लिए एक बड़ी पार्टी लेने के लिए लंदन जा रहे थे। लेकिन बाल डांस में बिंगले की पार्टी में सिर्फ 5 व्यक्ति थे। स्वयं बिंगले, उसकी 2 बहनें, बड़ी बहन के पति मिस्टर हार्ट और बिंगले का एक मित्र डार्सी। केवल पार्टी में 5 ही लोग थे। इस चीज को थोड़ा नोट डाउन करने की जरूरत है कि जो पार्टी थी उस पार्टी में केवल 5 ही लोग थे। बिंगले सुंदर मुखमंडल, शिष्ट आचरण और सरल स्वभाव का नवयुवक था। उसकी दोनों बहनें भी अच्छी महिलाएं थीं और फैशन परस्त थीं। डार्सी ने शीघ्र ही अपने सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ पे ध्यान देना होगा, डार्सी डार्सी भी सुंदर था, आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति था, जिस कारण से सबका ध्यान उसने अपनी ओर खींच लिया था। इस खबर से भी जो 5 मिनटों में ही फैल गई थी कि वह 10,000 पाउंड वार्षिक का धनी और कुंवारा है। वह सबकी प्रशंसा का पात्र बन गया था, किंतु कुछ ही समय में यह मालूम हो गया कि वह घमंडी है। उसने नाचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपने साथ नाचने को कोई उपयुक्त
साथी वहां कोई नहीं दिखाई दी। एलिजाबेथ भी कोई उपयुक्त साथी न होने के कारण अकेली बैठी थी। जब बिंगले ने डार्सी का सुझाव दिया कि वह एलिजाबेथ के साथ नाचे, तो डार्सी ने कहा कि वह संतोषजनक नहीं है, किंतु सॉरी, संतोषजनक तो है, लेकिन किंतु मुझे लुभाने लायक सुंदर नहीं है, और मैं फिलहाल ऐसी नवयुवतियों को कोई महत्व नहीं देने के मूड में नहीं हूं जिनकी अन्य पुरुषों ने उपेक्षा की हो। मतलब कोई दूसरा उसके साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उसके साथ डांस क्यों करूं। यह बात इतनी जोर से कही गई थी कि एलिजाबेथ ने अच्छी तरह सुन ली। उसे यह बात बहुत बुरी लगी, यद्यपि उसने प्रसन्नचित्त स्वभाव के कारण उसने इस पर अधिक चिंता नहीं की, यहाँ तक कि अपने मित्रों से बड़े विनोद के साथ इसका जिक्र किया। डार्सी ने स्वीकार किया कि जेन वास्तव में सुंदर है, किंतु बिंगले उसे नृत्य में अपनी साथिन होने के साथ पहले ही चुन चुका था। तो डार्सी ने जेन के लिए तैयार था, लेकिन जेन को उसके दोस्त ने पहले ही अपने लिए डांस के लिए चुन लिया था। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 होता है। अब आइए चैप्टर नंबर 4। मेरिटन के बाल डांस के बाद अकेले में जेन और एलिजाबेथ ने बिंगले तथा उसकी बहनों और डार्सी के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। दोनों इस बात पर एकमत थीं कि बिंगले में सुंदरता के साथ साथ सुसंस्कृत व्यवहार और शिष्टाचार भी थे, किंतु वे बिंगले की बहनों के बारे में एकमत नहीं थी। जैन किसी में दोष नहीं देखती थी, इसलिए उसकी राय में बिंगले बहनें मनोहर थी, अच्छी थी, लेकिन एलिजाबेथ की राय में वे अहंकारी और आडंबरपूर्ण थी। यद्यपि बिंगले तथा डार्सी की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न थी, फिर भी वे अच्छे मित्र थे। डार्सी को बिंगले उसकी सरलता, स्पष्टता एवं तथा स्वभाव के लचीलेपन के कारण प्रिय था, तो बिंगले को डार्सी उसके विवेक एवं न्यायप्रियता के कारण प्रिय था। डार्सी चतुर तो था, किंतु वह अहंकारी, मितवासी और तनुक मिजाजी था। वह सुसंस्कृत तो था, किंतु उसका व्यवहार आकर्षण नहीं था। बिंगले और डार्सी का मेरिटन के बाल डांस के बारे में भिन्न मत था। बिंगले का ख्याल था कि उसने उसके अधिक आनंददायक लोग अथवा उससे अधिक सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी। इसके विपरीत डार्सी उन लोगों को सौंदर्य और फैशन से रहित मानता था। उसने स्वीकार किया कि जेन सुंदर थी, किंतु वह ज्यादा मुस्कुराती थी। बिंगले बहनें भी मानती थीं कि जेन बहुत ही सभ्य थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। लॉन्गबॉर्न में से कुछ ही दूर पर लुकास लॉज में लुकास परिवार का निवास था। लुकास एक और परिवार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लुकास लॉज में एक लुकास परिवार रहता था, जिसके बेनेट परिवार के घनिष्ठ संबंध थे। सर विलियम लुकास ने व्यापार में पर्याप्त धन कमाया था। जब वे मेयर थे, तब उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसको उपाधि दी गई थी सर की उपाधि? सर विलियम लुकास को। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वे मधुर स्वभाव के थे, मैत्रीपूर्ण, शिष्ट एवं सहायक प्रकृति के थे। लेडी लुकास बहुत ही भली महिला थी, यद्यपि बहुत चतुर नहीं थी। उनके कई बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी 27 वर्षीय शॉर्लेट समझदार और बुद्धिमान थी। तो शॉर्लेट की एज कितनी थी? 27 ईयर्स। ये बात याद रखने योग्य है। 27 ईयर ओल्ड थी शॉर्लेट। ठीक है, एलिजाबेथ की घनिष्ठ मित्र थी। तो एलिजाबेथ की शॉर्लेट सबसे अच्छी दोस्त थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? शॉर्लेट। बॉल के बाद वह लुकास परिवार लोंगमोन गया था। वहां इन दोनों सहेलियों ने बॉल के बारे में बातचीत करते हुए बिंगले और डार्सी की प्रकृति पर विचार प्रकट किए। बिंगले की शिष्टता और मधुर स्वभाव की दोनों ने सराहना की। शॉर्लेट ने बिंगले को एक मित्र से यह कहते हुए सुना था कि वहां सबसे सुंदर महिला जेन ही थे। शॉर्लेट के ने डार्सी के अभिमान का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसका मत था कि डार्सी का परिवार इतना धनी है कि उसे गर्व करने का पूरा अधिकार है। किंतु एलिजाबेथ ने, जो डार्सी की घृणा से आहत थी, कहा कि यदि उसने मेरे अभिमान को आहत नहीं किया होता, तो मैं उसके अभिमान को आसानी से क्षमा कर देती। हाँ, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लॉन्गबॉर्न तथा नीदरफील्ड की महिलाओं एक दूसरे के यहाँ आने जाने का क्रम चलने लगा। बिंगले बहनों की
को जैन और एलिजाबेथ का शिष्ट व्यवहार बहुत प्यारा लगा, जबकि श्रीमती बेनेट उन्हें असह्य लगी। असह्य क्यों? क्योंकि वो फालतू की बात करती थी और उनकी छोटी पुत्रियों को उन्होंने बात करने लायक ही नहीं समझा। इसलिए बिंगले बहनों ने जेन और एलिजाबेथ से ही मेलजोल बढ़ाने का निर्णय लिया। एलिजाबेथ के बारे में डार्सी की राय भी बदलने लगी। शुरू में तो वह उसने सुंदर ही नहीं मानता था। अपने मित्रों से कहता था कि उसके चेहरे में कुछ भी आकर्षक नहीं है, किंतु अब उसका मत था कि उसकी काली काली आंखों के मनमोहक भाव से उसके चेहरे पर असाधारण बुद्धिमानी झलकती है। डार्सी को यह भी मानना पड़ा कि एलिजाबेथ का शरीर भी हल्का और मनभावन लगता था। उसने एलिजाबेथ की आंखों की सुंदरता के बारे में मिस बिंगले से भी कहा, किंतु वह इस प्रशंसा से अप्रसन्न हुई, क्योंकि वह चाहती थी कि डार्सी सिर्फ उसी पर ध्यान दे। एलिजाबेथ को डार्सी के इन भावों की जानकारी नहीं थी, वैसे एक अरुचिकर व्यक्ति ही मानती थी। सर विलियम लुकेस द्वारा दी गई एक पार्टी में एलिजाबेथ ने गाना गाया। सर लुकेस ने डार्सी को सुझाव दिया कि एलिजाबेथ के साथ नृत्य करे। डार्सी तुरंत तैयार हो गया और एलिजाबेथ से नाचने का प्रस्ताव किया, लेकिन एलिजाबेथ ने इनकार कर दिया और इस प्रकार अपना बदला ले लिया। तो यानी फर्स्ट बार जब डार्सी ने उसे प्रस्ताव दिया कि भाई नाचने के लिए, तो उसने मना कर दिया तुरंत। एलिजाबेथ को यह स्पष्ट आभास हो गया कि जेन बिंगले को प्यार करने लगी थी। उसने सॉलेट से कहा कि जेन का स्वभाव संतुलित है और व्यवहार प्रसन्नतापूर्ण है, इसलिए उसके बिंगले के प्रति क्या भावना है, इसका किसी को शक नहीं हो सकेगा। किंतु शार्लेट का यह मत था कि वह इतनी अधिक सावधानी हानिकारक हो सकती है कि अगर सामने वाले को अगर आपके प्रेम के बारे में नहीं पता चलेगा, तो वो आपसे कैसे मिलेगा और आपसे कैसे बात करेगा। लॉन्गबोर्न गांव मेरिटन से केवल 1 मील की दूरी पे था। मिसेज बेनेट की बहन मिसेज फिलिप्स वहां रहती थी। मिसेज बेनेट की बहन कौन थी? मिसेज फिलिप्स। रिलेशन याद रखना। मिसेज बेनेट की बहन का नाम क्या था? मिसेज फिलिप्स। छोटी बहनें बेनेट बहनें कैथरीन और लीडिया प्राय उनके पास जाया करती थी फिलिप्स के साथ, क्योंकि मेरिटन में सेना की एक टुकड़ी रहती थी और उन्हें फौजी अफसर बहुत आकर्षक और मनमोहक लगते थे। किन्हें फौजी अफसर अच्छे लगते थे? कैथरीन और लीडिया को। कैटी या लीडिया को, ठीक है। हाँ। उनकी माँ उन्हें मूर्खता से रोकने के बजाय उन्हें अफसरों को पटाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। यानी कि मिसेस बेनेट अपनी दोनों छोटी पुत्रियों को, किस किस को? कैथरीन और लीडिया को, अफसरों को पटाने के लिए कहती थी कि भाई कैसे भी करके इनकी शादी हो जाए। एक दिन जैन को मिसेस बिंगले का नीदरफोल्ड में दावत का निमंत्रण प्राप्त हुआ। उसने लिखा कि उसका भाई तथा डार्सी मेरिटन गए हैं और रात तक नहीं लौटेंगे। उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे और वर्षा होने लगी, इसलिए जैन घोड़ागाड़ी में वहां जाना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने जिद की कि घोड़े पर बैठकर जाए ताकि खराब मौसम के कारण मिस बिंगले को रात को वहीं रोक ली, और इस प्रकार जैन को बिंगले के निकट संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि एक दिन क्या हुआ कि नीदरफील्ड में से दावत का निमंत्रण प्राप्त हुआ, किसके लिए? जैन के लिए। तो उन्हें क्या है, घोड़ागाड़ी में बैठ के जाना था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, घोड़ागाड़ी में नहीं, तुम घोड़े के ऊपर बैठ के जाओ, जिससे अगर तो लौटते समय बारिश होने का मौसम खराब हो लगे तो फिर वहीं रुक जाना। 1-2 दिन वहां रुक जाओगी तो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा और तुम्हारे संपर्क भी हो जाएंगे। तदनुसार जेन घोड़े पर बैठकर नीदरलैंड गई, किंतु रास्ते में भारी बारिश के कारण इतनी भीग गई कि वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह एलिजाबेथ को जेन का पत्र मिला कि वह बीमार हो गई है। एलिजाबेथ घुड़सवारी नहीं जानती थी और घोड़ागाड़ी उपलब्ध नहीं थी, अतः वह नीदरफील्ड जाने के लिए पैदल ही चल निकली। तेज चाल से खेत दर खेत पार करती हुई, बाड़ों और नालों पर उछलती कूदती हुई थकी हारी 3 मील दूर नीदरफील्ड पहुंची। जेन को तेज बुखार था और बिस्तर पर पड़ी थी, इसलिए एलिजाबेथ ने उसके होने तक वहीं रहने का निर्णय लिया। हाँ। बेंगले परिवार के साथ भोजन करके एलिजाबेथ अपने बीमार बहन जेन के कमरे में चली गई।
उसके जाते ही मिस बिंगले की ने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। उसने उसकी इस बात के लिए निंदा की कि वह अपनी बहन को देखने के लिए कीचड़ और गंदगी भरा 3 मील लंबा रास्ता तय करके इतनी गंदी हालत में आई। किंतु बिंगले ने एलिजाबेथ को अपनी बहन की प्रति चिंता और स्नेह की सराहना की। एलिजाबेथ ने देखा कि बिंगले को जेन की भारी चिंता है और वह स्वयं उसका भी ध्यान रखना चाहता है, जिसके कारण वह घर में खुद को अजनबी महसूस नहीं कर रही थी। वहीं बिंगले के अलावा और कोई एलिजाबेथ का ख्याल नहीं रखता था। मिस बिंगले डार्सी को ही के ही ध्यान में लीन रहती थी। उसकी बहन मिसेज हर्ट्स को भी एलिजाबेथ से कोई सरोकार नहीं था और मिस्टर हर्ट महा आलसी थे। खाना पीना ताश खेलना ही उनका जीवन था। यानी कि बिंगले के जो बहन थी और उसके हस्बैंड मिसेस हर्ट थे, वो आलसी थे। खाना पीना खाना और ताश खेलना ही उनका कार्य था। ठीक है। अपने शिष्ट व्यवहार और चतुराई और समझदारी भरी टिप्पणियों तथा उत्तरों से एलिजाबेथ ने डार्सी पर अच्छा प्रभाव डाला। परिणाम यह हुआ कि मिसेस बिंगले द्वारा एलिजाबेथ की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आलोचना के बावजूद एलिजाबेथ डार्सी की नज़रों में चढ़ती ही गई। डार्सी को खुश करने के लिए मिस बिंगले लगातार अपनी चापलूसी करती रही, लेकिन नतीजा उल्टा ही हुआ। डार्सी कुछ ही समय में चापलूसी से उब गया। जेन की हालत बिगड़ती जाने पर यह तय हुआ कि सुबह डॉक्टर जोन्स को बुलवाया जाए। डॉक्टर जोन्स को बुलवाने का कार्य किया गया। ठीक है। अगले दिन सुबह ही एलिजाबेथ ने अपनी माँ को पत्र भेजा, जिसमें उन्हें आकर जेन को देखने को लिखा। फिर उसके अनुसार मिसेस बेनेट अपनी दो छोटी पुत्रियों कैथरीन और लीडिया को साथ लेकर जेन को देखने नीदरफील्ड आई। जेन की हालत गंभीर नहीं थी और उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने लॉन्गबोर्न ले जाने के लिए तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई। वह चाहती थी कि जेन ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक नीदरफील्ड में रहे। डॉक्टर ने भी यही उचित समझा कि जेन वहाँ कुछ दिन और रुके। मिसेस बेनेट नीदरफील्ड में थोड़े समय ही रुक रही, किंतु उतने में ही एकदम मूर्ख सिद्ध हुई। उनका व्यवहार आपत्तिजनक था और बातें बेतुकी थी। इस कारण सभी ने उनका और उनकी छोटी पुत्रियों को मजाक उड़ाया, जिससे एलिजाबेथ को मानसिक वेदना हुई, जिससे बहुत ज़्यादा क्या है परेशान हुई और उसके चलते जाने के बाद चैन की सांस ली। बिंगले और डार्सी दोनों ने ही एलिजाबेथ को अत्यंत समझदार नवयुवती माना। उनका शिष्टाचार मनोहर था और बातचीत बुद्धिमानी से परिपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि वह लोगों के चरित्र के बारे में सही निर्णय लेने में समर्थ थी। उसके बारे में डार्सी की राय में और भी परिवर्तन आया। दोनों बिंगली बहनों ने मिसेज बेनेट और पुत्रियों की खिल्ली उड़ाई, लेकिन डार्सी उनसे सहमत नहीं था। संध्या समय जेन की तबीयत बहुत कुछ सुधर गई, तो एलिजाबेथ भोजन के बाद ड्राइंग रूम में चली गई। वहां डार्सी एक पत्र लिख रहा था और मिसेज बिंगले उसके पास बैठकर व्यर्थ की प्रशंसा करके उसका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रही थी। मिसेस बिंगले यानी कि मिस्टर बिंगले की सिस्टर, जो डार्सी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन डार्सी की नज़र में बिंगले की कोई इच्छा नहीं थी। डार्सी को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई और उसने बार बार झड़का, लेकिन वह बाज नहीं आई। हर्ट और बिंगले ताश खेल रहे थे और मिसेस हर्ट उन्हें खेलते हुए देख रही थी। एलिजाबेथ अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ कसीदे कढ़ाई का काम लेकर बैठी हुई थी। डार्सी ने बिंगले की प्रशंसा में कहा कि तुम्हारी विनम्रता के कारण तुम्हारी निंदा व्यर्थ सिद्ध होगी। इस पर डार्सी ने भड़ककर टिप्पणी की कि विनम्रता के दिखावे से बड़ी मक्कारी कुछ भी नहीं है। यह प्राय मत व्यक्त करने से असावधानी है और कभी कभी अप्रत्यक्ष शेखी खोरी है। इस टिप्पणी पर जो बिंगले के स्वभाव पर कटाक्ष था, एलिजाबेथ को आश्चर्य हुआ। डार्सी ने देखा कि उसकी टिप्पणी उसके मित्र बिंगले को रुचिकर नहीं लगी, तो उसने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। जबकि मिस बिंगले डार्सी की चापलूसी करके स्वयं को उपहासप्रद बना रही थी, एलिजाबेथ ने अपने संगत व्यवहार में डार्सी को भी आकर्षित किया। वह जानती थी कि
कब बोला जाए और कब चुप रहा जाए। उसकी टिप्पणी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण थी। अब डार्सी उसे और अधिक रुचि के साथ देखने लगा। एलिजाबेथ ने देखा कि डार्सी की नज़रें उस पर टिकी हैं, किंतु उसे भ्रम था कि उसके रूप को नापसंद करने के लिए ही उसे देख रहा था। बिंगले बहनें गाने गाने लगीं। डार्सी ने एलिजाबेथ से उसके साथ नृत्य करने का प्रस्ताव किया, जिसे उसने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। किंतु डार्सी उस पर इतना मोहित था कि उसने बुरा नहीं माना। एलिजाबेथ को भी इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। इससे मिस बिंगले को शक हुआ और ईर्ष्या भी हुई। तो आज इतना ही। कल हम नेक्स्ट इसके एपिसोड को लेके आएंगे, पार्ट को लेके आएंगे। तो सब लोग ये भी बताएं साथ में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी टिप्पणी जरूर दें, अपनी कमेंट जरूर लिखें। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी राय जरूर दें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।